हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम फिर क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक एको लेंगे। एको होता क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े हॉल में गए जिसमें प्योरली वो नया बन रहा है, सिर्फ बहुत लंबा सा हॉल है जिसमें सिर्फ दीवारें हैं और कुछ भी नहीं है। हम ज़ोर से कुछ भी बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज़ गूंजती हुई सी लगती है। या फिर हम किसी माउंटेन वाले एरिया पे गए, वहाँ पे हमने अपना नाम पुकारा तो कुछ सेकंड्स बाद में हमें अपना नाम वापस से सुनाई देता है। ओके, तो उस चीज़ को हम एको कहते हैं। एको बेसिकली रिपीटिशन ऑफ साउंड ऑफ अ सोर्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ओके, मतलब वो साउंड हमें रिपीट होके दोबारा सुनाई देता है। जो ओरिजिनल साउंड है जो हमने बोला वो गया, वो रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होके हमें जो भी हमने साउंड निकाला है वो हमें दोबारा से सुनाई दे रहा है। ओके, ओरिजिनल साउंड फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। सो एन echo is the phenomenon of repetition of sound from a source by reflection of original sound from the obstacle. Okay, so एको हम अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले एको कब हो सकता है वो देखते हैं। एको के लिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज़रूरी है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है कि जो इंसान ने साउंड क्रिएट करा है, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, उसने किसी तरह का साउंड क्रिएट करा है। ओके, साउंड वो जा रहा है, आगे जा रहा है और वो जो भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है उससे टकराया और वापस लौट रहा है। ओके, ये जाने और लौटने के जो बीच का जो डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, वो मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ओके, अगर इससे कम हुआ तो हमें वो एक ही साउंड सुनाई देगा। अगर हमने अपना नाम लिया है तो हमें अपना नाम एक ही बार सुनाई देगा। लेकिन अगर जो हमारा साउंड, जो ओरिजिनल साउंड जो जा रहा है और जो साउंड उस रिजिड वॉल से टकरा के जो वापस लौट रहा है, अगर इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है तो उस केस में हमें वो दो आवाज़ों के फॉर्म में सुनाई देगा। तो एको हमें तभी सुनाई देगा जब हम जो साउंड जो क्रिएट कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। ओके, अब परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस भी होता है। हमें हर रूम में नहीं मिलता इस तरह से एको। ओके, तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए हमें वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने एस और एल लिखा हुआ है। ये है सोर्स और लिसनर भी यहीं पे खड़ा हुआ है। दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ में खड़े हुए हैं। सोर्स ने कुछ भी साउंड क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे सोर्स और लिसनर दोनों जो हैं वो एक माउंटेन से डी डिस्टेंस की दूरी पे हैं, ठीक है। अब सोर्स ने साउंड क्रिएट करा, साउंड वेव गई और उस माउंटेन से टकराई। टकरा के जब वो वापस लौटेगी, उसके दोनों के जो बीच में जो मिनिमम टाइम डिफरेंस है, जो ओरिजिनल साउंड जो गया है और जो वापस लौटा है, उसके बीच में जो मिनिमम टाइम डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। तभी वो हमें दो वॉइसेस सुनाई देगी, नहीं तो वो एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड कर जाएगी और हमें एक ही वॉइस सुनाई देगी। तो जब हम जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जो है, साउंड वेव है, वो गई, टकराई और वापस लौटी, तो जाते समय उसने डी डिस्टेंस कवर करा और वापस लौटते समय डी डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस डी, दैट इज 2d। ओके, और टाइम कितना हुआ? टाइम है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब अलग अलग मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। ओके, अलग अलग मीडियम में भी और अलग अलग टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि सपोज कोई टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी जो है साउंड की वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो वेलोसिटी जब 340 है तो वेलोसिटी की जगह हम 340 लिख देंगे, यहाँ पे 2d अपॉन 0.1, ठीक है। सो
2D वो हो जाएगा 340 इंटू 1/10, ये दोनों कैंसिल होके 2D इज इक्वल टू 34 और D हो जाएगा हमारा 34/2 दैट इज 17 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अपना नाम रिफ्लेक्टेड होके सुनाई दे, उस केस में जो सोर्स है और जो माउंटेन है या जो भी आप रिजिड सपोर्ट लेना चाहें, जो भी लेना चाहें, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए जब साउंड की स्पीड 340 मीटर है। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, उस समय ये डिस्टेंस भी वेरी करता जाएगा। ओके, सो एक नॉर्मली अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में जो हमारी जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर का होगा। ओके, अब हमारा जो एको जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस है। ओके, क्या क्या कंडीशंस हैं? देयर शुड बी प्रॉपर टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। जो हमने वो 0.1 सेकेंड का जो टाइम गैप बोला था, उतना टाइम गैप होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो साउंड एक ही साउंड लगेगा हमें। ओके, वो हमें दो दो साउंड नहीं लगेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल, दोनों सोर्स जो है हमारा और ऑब्स्टेकल के बीच में डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी के हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ये हमने 17 मीटर निकाला है, अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस भी इस हिसाब से वेरी होता जाएगा। और दूसरी बात, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जो ये माउंटेन है या जो भी रिजिड वॉल जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो एब्जॉर्बिंग ना हो, साउंड एब्जॉर्बिंग ना हो। ओके, मतलब उस माउंटेन पे बहुत सारे पेड़ पौधे ना हो, अगर पेड़ पौधे हो जाएंगे तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो उतना ही कम हमें रिफ्लेक्टेड साउंड मिलेगा। हो सकता है कि हम बोलें और हमें रिफ्लेक्ट होके जो सुनाई दे वो बहुत धीमा सुनाई दे, अगर सब चीज़ें प्रॉपर है तो भी। और साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टीपल एक्कोज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये एक माउंटेन है, यहाँ पे कहीं आप खड़े हुए हैं और यहाँ पे दूसरा माउंटेन है, तो आपने एक बार बोला, यहाँ से वॉइस टकरा के आई, आपको अपना साउंड का एको सुनाई दिया, फिर यहाँ से टकराई, फिर वापस गई, फिर वहाँ से टकरा रही है, तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हमें 2-3 बार सुनाई देता है अपना नाम। Okay, so when sound is repeatedly reflected from a number of obstacles at suitable distances, many echoes are heard one after the other and forms multiple echoes. उस समय हमें multiple echoes मिलते हैं। Okay, जो next है वो है reverberation। जब हमें ऐसे ही multiple reflection हो जाता है sound का, तो वो basically एक reverberation का sort of case हो जाता है। The phenomenon of prolongation of audible sound after the source has stopped emitting of the sound is called reverberation. Okay, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ऑडिबल जो साउंड होता है, जो ओरिजिनल साउंड क्रिएटर है वो साउंड तो बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई देर तक हमें वही साउंड सुनाई देता है, उसे हम रिवर्बिरेशन कहते हैं। रिवर्बिरेशन बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके, बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं और रिफ्लेक्टेड साउंड हमें इस तरह से, कंटिन्यूस रिफ्लेक्टेड साउंड हमें इस तरह से रिवर्बिरेशन बताता है। ओके, सो द फिनोमिनन ऑफ प्रोलॉन्गेशन ऑफ ऑडिबल साउंड आफ्टर द source has stopped emitting sound is called reverberation. The time for which reverberation persists until it becomes inaudible is called reverberation time. जितनी देर तक वो आवाज़ गूंजती है, उस आवाज़ को हम वो उस टाइम को हम रिवर्बिरेशन टाइम बोलेंगे, और वो जो है साउंड जो क्रिएट हो रहा है उसे रिवर्बिरेशंस बोलेंगे। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है वो है रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस की एक पर्टिकुलर रेंज होती है हियरिंग के लिए। हम लोग जो हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी के ही साउंड सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो हमें वो सुनाई नहीं देता है। ओके, तो
अब जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनकी साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ओके, तो ये जो साउंड्स हुए जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो वो जो साउंड्स हुए वो इंफ्रासोनिक साउंड्स हुए। काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। ओके, और इसी तरह से जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ओके, सो those longitudinal waves whose frequency lie above 20,000 hertz are called ultrasound waves. ओके, अब ये अल्ट्रासाउंड हमारे डेली लाइफ में बहुत आजकल मेडिकल यूजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, तो अभी हम इसके यूजेस देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मेटालिक ब्लॉक्स बने, जैसे ये हमारे पास में मेटालिक ब्लॉक है, ये मेटालिक ब्लॉक बना और इसको मोल्डिंग के टाइम पे अंदर कहीं पे कुछ दरार रह गई, ठीक है। अब अगर सपोज इस मेटालिक ब्लॉक से हमें रेल की पटरी बनाना है, ओके, अब रेल जब इस पे जाएगी तो ये दरार की वजह से वो पटरी उतना वजन नहीं झेल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे समय हर एक चीज़ की चेकिंग होती है और फिर उसे इम्प्लांट किया जाता है, फिर उसे यूज़ किया जाता है। तो ऐसे यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, जहाँ से वो सीधे निकल जाता है, इसका मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और वो जहाँ से लौट के वापस आ रहा है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इससे हमें उसमें जो भी फ्लॉज है, जो भी क्रैक्स है, वो सब पता लग जाते हैं। ओके, और जो इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है ड्रिलिंग ऑफ द होल्स। ओके, जो नेक्स्ट है वो है ड्रिलिंग ऑफ द होल्स। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक की वेल्डिंग के लिए, प्लास्टिक वेल्डिंग के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ओके, जब भी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना हो, स्पाइरल ट्यूब्स को यूज़ करना हो, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स को या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करना हो, तो उसमें भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, जैसे एकोकार्डियोग्राफी। ओके, एको जो होता है हार्ट के लिए, वो साउंड हार्ट में भेजा जाता है और वो फिर बता देता है कि कहीं कोई आर्टरी या वेन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमें प्रॉपरली बता देता है। नेक्स्ट जो है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी तो जनरली बच्चों को बहुत कॉमन है आजकल, आप सभी लोगों ने सुना होगा इसके लिए। जैसे सोनोग्राफी में कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए गले पे या फिर पेट पे या जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे रेडिएशंस भेजे जाते हैं। कुछ एक वो जेली टाइप सब्सटेंस लगा देते हैं, पहले जेल एक लगा देते हैं, और उसके बाद में रेडिएशंस भेजे जाते हैं जो कि हमें अंदर के बारे में, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ओके, और दूसरी बात, जब भी कोई नया बेबी जो मदर के वोम में डेवलप हो रहा हो, वो बेबी प्रॉपर है कि नहीं, उसकी हेल्थ प्रॉपर है कि नहीं, कहीं कोई फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी अल्ट्रासाउंड से चेक हो जाती है। ओके, अब जो और जो यूजेस हैं इसके, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन यूजेस क्या हैं, जैसे कि सोनार। सोनार क्या होता है, जैसे देखिए आप, कोई भी बोट है, ठीक है, अब बोट है, शिप है, ओके, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में एक बड़ी सी शिप है। ओके, इस बड़ी सी जो ये जो शिप है, ये पानी में मूव कर रही है। अब पानी के अंदर कोई चट्टान हो, कोई बड़ा एनिमल आ जाए, ये सब हमें नहीं पता लगता है। तो यहाँ पर उसके जो सरफेस होता है, यहाँ से हम साउंड वेव्स भेजते हैं, तो वो साउंड वेव्स नीचे की तरफ गई, यहाँ पे जहाँ तक उसका बेस है वो पूरे बेस तक गई, इनफैक्ट हर डायरेक्शन में गई, क्योंकि कोई भी चट्टान, कोई भी माउंटेन, कोई भी इंटरनल माउंटेन पानी के अंदर जो हो वो कहीं भी हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इसकी डेप्थ कम है और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे एक इंटरनल ही एक जो रॉक टाइप की है वो रखी हुई है। तो ऐसे समय फिर अगर ये शिप जो है हमारी इस तरह से टकरा गई इससे, तो ये नीचे का पूरा पोर्शन टूट जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो इसमें साउंड का SO, नेविगेशन का N, एंड का A और रेंजिंग का R, इस तरह से साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग वो यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो उसमें से जो ट्रांसमीटर है, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है, ये जो ट्रांसमीटर ये सभी डायरेक्शन में अल्ट्रासाउंड भेजता है। अब जो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो वापस से लौट के वापस भी आती हैं, यहाँ पे हमारे पास में रिसीवर भी होता है, ठीक है। अब साउंड वेव की पानी में कितनी वेलोसिटी है वो हमें पता है। ओके, साउंड वेव की पानी में कितनी वेलोसिटी है वो हमें पता है, तो वेलोसिटी हमें पता पड़ जाती है। डिस्टेंस उसने ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम में वापस लौट रही है ये हम देख लेते हैं। तो इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि कितनी दूरी पर कोई भी माउंटेन, कोई भी बड़ा एनिमल, कोई भी रॉक, कुछ भी जो नीचे डिस्टर्ब कर सकता हो, कोई भी ग्लेशियर, कुछ भी नीचे वो कितनी दूरी पे है, कहाँ पर है, इस तरह से हम इस शिप का मूवमेंट उसके हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, ये था सोनार का यूज़। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे अपन लोग रिवर्बरेशन डिस्कस कर रहे थे, रिवर्बरेशन में जैसे कि अपन ने देखा था कि साउंड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड, हमें ऑडिबल जो साउंड होता है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत ही लंबा सुनाई देता है। ओके, बहुत देर तक वही सुनाई देता रहता है। ओके, तो अब इसमें इसको हम कैसे बचा के चल सकते हैं? ओके, तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो रिवर्बरेशन है ये रिड्यूस हो जाए। रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो टू रिड्यूस रिवर्बरेशन व्हाट वी डू, हम कुछ चीज़ों का पालन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप उसकी रूफ देखोगे तो वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनाई जाती है कि जिसमें साउंड वेव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। उसकी जो चेयर्स होती हैं वो स्पॉन्जी मटेरियल की बनाई जाती है ताकि वो सब जो भी साउंड वेव्स हैं, साउंड के जो रेडिएशंस हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएं। ओके, फ्लोर जो है वो पूरी प्रॉपरली स्पंजी मटेरियल की होती है। मैक्सिमम उसके एब्जॉर्बर्स का यूज़ किया जाता है। कर्टन भी आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी कर्टन्स होते हैं उसके, ताकि ये सभी चीज़ें साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें और रिवर्बरेशन या फिर रिफ्लेक्शन जो है साउंड का वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिवर्बरेशन चलता रहा तो पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, क्या उधर जो भी, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो क्या मूवी में चल रहा है, कौन क्या डायलॉग बोल रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चेयर्स जो होते हैं वो सब एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। चेयर्स, कर्टन्स सभी एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बनाए जाते हैं। ओके, और रूफ जो हैं वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स के रहते हैं ताकि हम उन्हें जो साउंड जो भी क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा साउंड, वो सब एब्जॉर्ब होता जाए और जो भी पर्सन किसी भी ऑडिटोरियम में, किसी भी कंसर्ट हॉल में, किसी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं उनको सबको प्रॉपरली साउंड सुनाई दे। ओके, सो चिल्ड्रन, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।